आज हम लोंगिनुस का जो उदात्त तत्व है और उसका जो योगदान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस कंटेंट में एक तरह से लोंगिनुस का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो वाणी के वरदान से आरंभ करते हैं। मूल्यांकन। पेरिहुप्सुस की रचना के मूल में लोंगिनुस का उद्देश्य है भाषण कला का शास्त्रीय विवेचन। भाषण शास्त्र अनुनयन का शास्त्र है और यूनान के भाषण शास्त्रियों के सामने उसका यही प्रमुख उद्देश्य रहा है। स्वयं अरस्तु ने भाषण शास्त्र पर एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा जो आकार और विस्तार में काव्यशास्त्र की अपेक्षा कहीं बड़ा है। लोंगिनुस की विशेषता इसमें है कि उन्होंने भाषण शास्त्र का उद्देश्य अनुनय नहीं, लोकोत्तर आह्लाद या सम्मोहन माना। इन दो शब्दों पर ध्यान देने की बात है। लोकोत्तर आह्लाद या सम्मोहन माना। उद्देश्य की यह तात्विक भिन्नता उन्हें भाषण शास्त्रियों से अलग नहीं करती, ऊपर भी उठा देती है। उस युग में कवि के उद्देश्य थे उपदेश तथा आनंद और भाषणकर्ता या गद्य लेखक का उद्देश्य था अनुनयन। कवि का उद्देश्य था उपदेश तथा आनंद और भाषणकर्ता या गद्य लेखक का उद्देश्य था अनुनयन। जैसा स्कॉट जेम्स ने लिखा है, उपदेश, आनंद और अनुनयन, इन तीन शब्दों के इस सूत्र में संसार के सभी अंतर प्रेरित कवियों, विदग्ध साहित्यकारों, ओजस्वी वक्ताओं तथा गंभीर दार्शनिकों के प्रयास अंतर्विष्ट थे। स्कॉट जेम्स का कथन धातव्य है। वो लिखते हैं कि उपदेश, आनंद और अनुनयन, तीन शब्दों के इस सूत्र में संसार के सभी अंतर प्रेरित कवियों, विदग्ध इतिहासकारों, ओजस्वी वक्ताओं तथा गंभीर दार्शनिकों के प्रयास अंतर्विष्ट थे, किंतु वाणी की लोकोत्तरता, चमत्कारिता, सम्मोहकता को समेटने की शक्ति इनमें किसी में नहीं थी। वाणी का वह मादक प्रभाव जो सुनते ही श्रोता को आत्मविस्मृत या वेदांतर स्पर्श शून्य बना देता है, न तो थोथा उपदेश है, न कोरा आनंद, न निरा अनुनयन। इन सबसे परे तन्मयी भाव की वह ऐसी दिव्य चेतना है जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का भेद तिरोहित हो जाता है और अविशिष्ट रह जाता है केवल और केवल आह्लाद। इस अलौकिक अनुभूति को ही लोंगिनुस ने वाणी का चरम प्रकर्ष घोषित किया है और इसके सिद्धि के साधन को उदात्त की संज्ञा से अभिहित किया है। उदात्त और रस में कितना साम्य है। लोंगिनुस के अध्ययन का क्षेत्र जितना विस्तीर्ण है, परिशंसन की क्षमता उतनी ही गहरी है। उनका अध्ययन चिंतन से पुष्ट है और परिशंसन विश्लेषण से समृद्ध। पेरिहुप्सुस 1000 वर्षों की दीर्घ अवधि में उत्पन्न लगभग 50 यूनानी रोमी लेखकों की कृतियों के उद्धरणों का खजाना है। पेरिहुप्सुस 1000 वर्षों की दीर्घ अवधि में उत्पन्न लगभग 50 यूनानी रोमी लेखकों की कृतियों के उद्धरणों का खजाना है। रीज रॉबर्ट्स ने लिखा है कि यदि दुर्दैव से यूनानी ललित साहित्य लुप्त हो जाए तो पेरिहुप्सुस में उद्धृत संदर्भों की सहायता से उसके वैशिष्ट्य की बहुत कुछ झांकी मिल सकती है। रीज रॉबर्ट्स लिखते हैं ऐसा, लोंगिनुस द्वारा उद्धृत संदर्भ उद्धरण मात्र नहीं है, बल्कि लोंगिनुस की आलोचनात्मक टिप्पणियों के आलोक में उनकी रमणीयता तथा सार्थकता और भी निखर उठी है। लोंगिनुस की टिप्पणियों में उद्धरणों का विषयगत और शिल्पगत गुण दोष विवेचन ऐसा तलस्पर्शी है कि जैसा उस युग के किसी आलोचक में नहीं मिलता, अरस्तु में भी नहीं। काव्य के प्रकर्ष और अपकर्ष की उन्हें अद्भुत पहचान है। उसे व्यक्त करने वाली भाषा भी है। उनकी दृष्टि उत्तमता को अनायास देख लेती है, उसकी तलाश में कभी नहीं चूकती। काल की दृष्टि से इतिहासकारों ने यूनानी रोमी अभिजात साहित्य को 3 खंडों में बांटा है। यूनानी 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सिकंदरियाई 3री-2री शताब्दी ईसा पूर्व और रोमी
पहली शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईस्वी। यूनानी को हेलेनिक और सिकंदरियाई को हेलेनिस्टिक भी कहते हैं। यूनानी को हेलेनिक और सिकंदरियाई को हेलेनिस्टिक भी कहते हैं। यूनान के सर्जनात्मक वैभव के अस्त हो जाने पर निकटवर्ती भूभागों में यूनानी प्रभाव की छाया में जो रचनाएं हुई उन्हें ही हेलेनिस्टिक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि हेलेनिक का संबंध यूनान से था। हेलेनिक का यूनान द्वारा प्रभावित भूभागों से। हेलेनिक का केंद्र एथेंस था, हेलेनिस्टिक का सिकंदरिया। हेलेनिक का अवसान 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में हो चुका था। अरस्तु उसके कीर्ति स्तंभ है और उसके बाद 200 वर्षों तक हेलेनिस्टिक प्रभाव उदग्र रहा। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमी साम्राज्य के उदय के साथ वह भी समाप्त हो गया। रोम सारस्वत केंद्र बन गया। इनमें काल की दृष्टि से हेलेनिस्टिक लोंगिनुस के अधिक निकट जान पड़ता है, किंतु यह देखकर कि मध्यम कोटि का साहित्य है, लोंगिनुस ने अपने उदाहरण यूनानी साहित्य से ही लिए। उत्तम मध्यम का भेद करने में उनको कभी संदेह या भ्रम नहीं हुआ। जो सच्चा अभिजात साहित्य था उसी के उद्धरणों से उन्होंने उद्दात का स्वरूप स्पष्ट किया। यदि कहीं हेलेनिस्टिक साहित्य से उदाहरण दिए भी तो दोषों के स्पष्टीकरण के लिए। यूँ तो उनकी दृष्टि सर्वत्र उत्तम पर ही पड़ी है, पर उसमें भी होमर शीर्षस्थ हैं। हालांकि दोष दिखाने में उन्होंने होमर को भी नहीं बख्शा है। लोंगिनुस के अनुसार उद्दात का लक्षण है अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य। लोंगिनुस के अनुसार उद्दात का लक्षण क्या है? अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य। यह लक्षण अत्यंत व्यापक है और इसकी सीमा में भाषण भी आता है, लेखन भी, गद्य भी, पद्य भी। होमर के महाकाव्य डेमोस्थेनेस की वक्तृताएं, प्लेटो के संवेद, साफो के प्रगीत, इब्रानी उत्पत्ति ग्रंथ के आरंभ वचन, सर्वत्र उद्दात की स्थिति संभव है। शर्त केवल एक है कि अभिव्यंजना में आह्लाद की, सम्मोहन की शक्ति होनी चाहिए। उद्दात एक वाक्य में रह सकता है और लंबे संदर्भों में भी। उद्दात एक वाक्य में भी रह सकता है और लंबे संदर्भों में भी। शास्त्रवादी आलोचकों, मुख्यतः प्लेटो, अरस्तु, होरेस के साथ लोंगिनुस की तुलना उनके महत्व को समझने में सहायक होगी। यहाँ ये तुलना स्वभावतः विस्तृत न होकर संक्षिप्त ही होगी। प्लेटो और अरस्तु की अपेक्षा लोंगिनुस की भाषा की स्थिति अधिक व्यापक है। प्लेटो और अरस्तु को यूनानी भाषा के अतिरिक्त और किसी भाषा का साहित्य उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा वह एक भाषा की सीमित दृष्टि से। अरस्तु के काव्य विषयक सिद्धांतों का आधार प्रधानतः एक प्रकार का साहित्य अर्थात नाटक है, उसकी भी केवल एक उपविधा दुखांतक, ये भी केवल यूनानी। इसी सीमित सामग्री से उद्भूत काव्य सिद्धांत भी सीमित हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इसके विपरीत लोंगिनुस ने 3 भाषाओं यूनानी, इब्रानी और लैटिन के विकसित साहित्य उपलब्ध थे, इसलिए उनकी दृष्टि में व्यापकता है। जहाँ अरस्तु के दुखांतक संबंधी सिद्धांत यूरोप के ही उत्तरवर्ती दुखांतकों पर घटित नहीं होते, वहाँ लोंगिनुस के उद्दात विषयक सिद्धांत प्राय किसी भी देश के और किसी काल के साहित्य का निकष बनने में समर्थ हैं। उनमें एक प्रकार की सार्वभौमता तथा सार्वकालिकता है। काव्य की आनंद प्रदत्तता को प्लेटो ने भी स्वीकार किया था। वे काव्य के आनंद की स्थिति ग्रहिता में ही नहीं मानते थे, बल्कि सृष्टा में भी, जैसा इयोन में उनके काव्य सृजन संबंधी युक्तियों से स्पष्ट है। फिर भी उन्होंने नैतिक और राजनीतिक आधारों पर काव्य को त्याज्य ठहराया। कहें तो यह एक प्रकार की नैतिक भीरुता थी, भले ही वह समसामयिक राजनीतिक कारणों से प्रेरित रही हो। अरस्तु ने प्लेटो से थोड़ा आगे बढ़कर किंतु दबी जबान से आनंद की स्थिति स्वीकार की। काव्यशास्त्र में आनंद शब्द केवल 2 बार आया है। उनका बल विरेचन पर रहा, अर्थात भावों के उद्रेक का नैतिक मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत कर वे प्लेटो की आपत्ति का निराकरण करने में, अर्थात ये सिद्ध करने में अधिक उन्मुख रहे कि उद्रिक्त भाव अवांछनीय नहीं है। होरेस ने आनंद के साथ उपदेश को मिला दिया। तात्पर्य यह है कि आनंद को काव्य का मौलिकभूत प्रयोजन मानने में सबको किसी न किसी तरह की हिचक रही। इस पृष्ठभूमि में लोंगिनुस ने साहसपूर्वक उच्च स्वर में घोषणा की कि आह्लाद और एकमात्र आह्लाद ही काव्य का नहीं, संपूर्ण वाग विलास का परम प्रयोजन है। उसके सामने उपदेश, अनुनयन आदि तुच्छ है। लोंगिनुस ने साहसपूर्वक उच्च स्वर में घोषणा की कि
आह्लाद और एकमात्र आह्लाद ही काव्य का ही नहीं, संपूर्ण वाग विलास का परम प्रयोजन है, और उसके सामने उपदेश, अनुनयन आदि तुच्छ है। प्लेटो ने काव्य को दार्शनिक की दृष्टि से देखा तो सही, पर उनमें दार्शनिक की तटस्थता नहीं रही। उनके विवेचन में काव्य बाह्य तत्व, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि घुसाए। अरस्तु ने काव्य पर विचार करते समय तर्कशास्त्र की भंगिमा अपनाई, उसके स्वरूप या भेद प्रभेद का तर्क सम्मत विवेचन किया। उनके विवेचन में गंभीरता तो है, पर काव्य की चेतना लुप्त हो गई है। होरेस में न तो गंभीरता है, न विश्लेषणात्मकता। उनका उद्देश्य नए लेखन का व्यवहारिक मार्गदर्शन कराना मात्र है। लोंगिनोस की दृष्टि इन तीनों से भिन्न है। वे काव्य को शुद्ध सौंदर्य शास्त्र के निकष पर देखना परखना चाहते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वीय निर्मल निकष केवल लोंगिनोस के पास मिलता है और किसी के पास नहीं। इस तरह लगभग 2000 वर्षों तक उनका अनाविल सौंदर्य शास्त्रीय भावबोध वाच्यार्थ में भी अद्वितीय बना रहा। सेंट्सबरी ने ठीक ही लिखा है कि उनकी आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। प्लेटो के काव्य संबंधी मंतव्य उनकी विभिन्न कृतियों में बिखरे पड़े हैं। जमकर उन्होंने कहीं भी काव्यालोचन के विविध पक्षों पर कुछ नहीं कहा है। जो कहा है उसमें भी दृष्टि निषेध परक ही रही है और उसमें भी एक रूपता नहीं है। प्रसंग अनुसार विचारों में परिवर्तन होता गया है। देलोस तक आते आते वे बहुत कुछ समझौतावादी हो गए हैं। जैसा हमने प्लेटो के विवेचन के प्रसंग में दिखाया है, तब तक संभवतः एथेंस की पराजय का घाव बहुत कुछ भर चला था और काव्य का आकर्षण अपना प्राक्तन प्रभाव जमाने लगा था। गंभीरता की प्लेटो में कमी नहीं थी। वैसे मौलिक विचारक यूरोप में गिने चुने ही हुए हैं, पर उन्होंने काव्य को गंभीर विवेचन का विषय बनाया ही नहीं। भारत में भी काव्य शास्त्र बहुत दिनों तक व्याकरण और दर्शन के प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर पाया था। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में काव्य का सैद्धांतिक विवेचन अवश्य किया, पर उनकी भंगी सहृदय भावक की नहीं, वस्तुवादी विश्लेषक की रही। उनकी स्थिति पुष्पित उद्यान में उस वनस्पति शास्त्री की है जो फूलों के रूप, रंग या सुरभि सौंदर्य से तटस्थ होकर पंखुड़ियों की गणना में या रेशों की संरचना के अध्ययन में लीन है। उसका संरचनात्मक अध्ययन तो ठीक होगा ही, पर उसमें वह उमंग और उल्लास नहीं होगा जो उद्यान में जाने पर होना चाहिए। लोंगिनोस में न तो प्लेटो की दार्शनिकता गंभीरता है, न अरस्तु की सैद्धांतिक विवेचकता। वे सुरुचि संपन्न प्रबुद्ध भावक हैं। वे काव्य के सौंदर्य का स्वयं आस्वादन कर सकते हैं, दूसरों को भी करा सकते हैं। यदि लोंगिनस में अरस्तु की अंतर्भेदी बुद्धि नहीं है, तो अरस्तु में भी लोंगिनस की पैनी संवेदनशीलता नहीं है। और यह संवेदनशीलता केवल आत्मानुभूति तक सीमित नहीं है, बल्कि उस अनुभूति के संप्रेषण में भी समर्थ है। प्लेटो ने अनुकरण को अयथार्थ की नकल कहकर उपेक्षणीय सिद्ध कर दिया था। प्लेटो ने अनुकरण को अयथार्थ की नकल कहकर उपेक्षणीय सिद्ध कर दिया था। अरस्तु ने अनुकरण की व्याख्या कार्य व्यापार के परिप्रेक्ष्य में की थी। होरेस ने क्लासिकी ढांचों के तकनीकी अनुकरण में ही अनुकरण की सार्थकता देखी। लोंगिनुस ने इस तीनों से भिन्न दृष्टि का परिचय देते हुए कहा कि अनुकरण वह आंतरिक प्रकाश है जो पूर्ववर्ती प्रवीण कलाकारों की कृतियों के अवगाहन से उपलब्ध होता है और नवीन सौंदर्य सृष्टि का प्रेरक बनता है। अनुकरण को सृजक ऊर्जा के रूप में देखने की ये दृष्टि मौलिक तो है ही, आधुनिक भी है। लोंगिनुस का कहना है कि प्लेटो की लेखनी का वैभव होमर के अनुकरण का ही परिणाम है। कालिदास ने भी अपने पहले के कवियों का ऋण मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। अथवा कृत वाग्द्वारे वंशे शश्मिन पूर्व सूरी भी मनोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रश्यवास्ति में गति ही। पहले के मनुष्यों ने वाणी का जो द्वार खोल दिया है, उसके कारण मेरी गति वैसी ही सरल हो गई है जैसे छिद्रित मणि में धागे की। तुलसीदास की चमत्कारी वाक सिद्धि के पीछे भी साहित्य की लंबी समृद्ध प्रेरक परंपरा रही है, जिसे नाना पुराण निगम आगत सम्मतम वाले श्लोक में उन्होंने व्यक्त किया है। तात्पर्य यह है कि प्राचीन महाकवियों के उपासक एक प्रकार के प्रेरक प्रभाव का अनुकरण करते हैं जो सृजन में सहायक होता है। प्लेटो काव्य सृजन में अंतः प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक
काव्य देवी का अनुग्रह नहीं होता, जब तक वह दिव्य उन्माद से कवि को आविष्ट नहीं करती, तब तक काव्य की रचना संभव नहीं है। अरस्तु की तार्किक और वैज्ञानिक बुद्धि अंतःप्रेरणा को महत्व नहीं देती। लोंगिनुस प्लेटो का अनुसरण करते दिखाई देते हैं। उद्दात की निष्पत्ति में वे अनेकविध अंतःप्रेरणा का उल्लेख करते हैं, जैसे भाव को वे अंतःप्रेरित मानते हैं, पूर्ववर्ती कवियों का प्रेरक योगदान स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर अरस्तु की तुलना में लोंगिनुस का प्लेटो से अधिक साम्य है। प्लेटो उनके आदर्श प्रतीत होते हैं। लोंगिनुस की अभिव्यंजना की उन्मुक्तता, भावात्मकता, कलात्मकता बहुत कुछ प्लेटो से मिलती है। प्लेटो से वे वैसे ही प्रभावित हैं जैसे प्लेटो होमर से। अरस्तु से लोंगिनुस का साम्य कम, वैषम्य अधिक है। जैसा रीज रॉबर्ट्स ने कहा है, लोंगिनुस वस्तुनिष्ठ नहीं आत्मनिष्ठ हैं, विश्लेषक नहीं आनंदी है। परिपक्व संदेहवादियों को संतुष्ट करने की अपेक्षा नवयुवकों में उमंग जगाने की उनमें अधिक क्षमता है। वे आह्लाद और अंतःप्रेरणा की बात करते हैं, विवेचन या सामान्य की नहीं। लोंगिनुस की समीक्षा दृष्टि पर्याप्त व्यापक है। भाषण कला के संदर्भ में विचार करते हुए उन्होंने जो मंतव्य प्रस्तुत किए हैं, वे काव्य कला पर भी पूर्णतः घटित हो जाते हैं। उन्होंने विचार, भाव, अलंकार, पद, रचना, लय इन सब के समुचित समन्वय पर बल दिया है। इनमें से किसी तत्व के अतिरिक्त और अल्पता के वे विरोधी हैं। वस्तुतः ये औचित्य का प्रकार भेद है, उनका साध्य है, आह्लादक प्रभाव है। जो भी साधन उसके सिद्धि में सहायक हो सकते हैं, वे सब उन्हें स्वीकार्य हैं। डेविड डेचेज ने उद्दात को प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत कहा है। डेविड डेचेज ने उद्दात को प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत कहा है। उन्हें यदि रस सिद्धांत की जानकारी होती तो उद्दात के संदर्भ में वे प्रथम शब्द का प्रयोग नहीं करते। रस सिद्धांत को छोड़ भी दे तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत भी भावात्मक ही है। दुखांतक की भावात्मकता के अतिरिक्त को लेकर ही प्लेटो ने उसे वर्जनीय कहा था। अरस्तु ने विरेचन के द्वारा उस अतिरेक के उपशम का हल निकालकर प्लेटो की आपत्ति का निराकरण किया और भावों की संतुलित आनंदप्रद विश्रांति को काव्य का प्रयोजन बताया। विरेचन और आनंद दोनों का संबंध भाव से है और भाव के प्रभाव से है। अतः यह कहना कि लोंगिनुस प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत के उद्भावक हैं, वस्तु स्थिति से समर्थित नहीं है। उद्दात का निकष इतना सूक्ष्मेक्षी है कि किसी कृति के लिए उस पर खरा उतरना बहुत कठिन है। लोंगिनुस कृतिकार से लेकर कृति तक प्रकर्ष की पराकाष्ठा के आग्रही हैं। एक तो कृतिकार में विचार की भव्यता के साथ भाव की उद्दामता चाहिए, दूसरे कृतिकार की आत्मा महान होनी चाहिए, क्योंकि उद्दात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। क्षुद्र जीवन बिताने वाला वैसा चमत्कार उत्पन्न कर ही नहीं सकता जो अविनश्वर हो। ये तो कृतिकार की चारित्रिक विशेषता हुई। कलाकार के रूप में जो उसे बिंब विधान, समानुभूति, अलंकार, भाषा और आंगिक संरचना में निपुण होना चाहिए, इन दोनों पक्षों के समीचीन संयोजन से ही उद्दात की निष्पत्ति हो सकती है। उद्दात की सफलता के भी कई मानदंड है। जो कृति आह्लादित नहीं करती वह उद्दात नहीं है। जो तत्काल आह्लादित नहीं करती वह उद्दात नहीं है। जो बार बार की आवृत्ति के बाद भी आह्लादित नहीं करती वह उद्दात नहीं है। जो विभिन्न रुचियों और सुयोग्य निर्णयों को समान भाव से आह्लादित नहीं करती वह भी उद्दात नहीं है। स्पष्ट है कि कृति में आह्लादकता का होना ही पर्याप्त नहीं, उस आह्लादकता में और भी कई गुण होने चाहिए। जैसे उसमें तत्काल सुनते सुनते आह्लादन की क्षमता होनी चाहिए, बार बार सुनने पर भी उसका आकर्षण कम नहीं होना चाहिए, विभिन्न रुचियों के भावकों और समर्थक आलोचकों को समान भाव से संतुष्ट करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। उद्दात का ये लक्षण महाकवि माघ की उक्ति का स्मरण दिला देता है, क्षणे क्षणे यनवत्तामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया। सच्चा सौंदर्य वही है जो प्रतिपल नया प्रतीत हो। ऐसा सौंदर्य कितना विरल है। धन्यवाद। शेष भाग भी आ रहा है।